नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। एक ऐसा राजवंश जिसकी शुरुआत जितनी धमाकेदार थी, उसका अंत उतना ही खामोश और दर्दनाक। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख से ज्यादा सैनिकों वाली विशाल फौज और खूंखार युद्ध हाथी, और उनके सामने बाबर की सिर्फ 12,000 की छोटी सी सेना। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने पासा ही पलट दिया। नया बारूद और तोपें। उस दिन पानीपत के मैदान में तोपों की उस गड़गड़ाहट ने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि आने वाली 3 सदियों के लिए हिंदुस्तान का भविष्य तय कर दिया। आज हम इस साम्राज्य के पूरे सफर को इन 5 अहम पड़ावों में समझेंगे। बारूद से जीता गया साम्राज्य, साम्राज्य का सुनहरा वास्तुकार, धन और कला का चरम, लौह शासन की वापसी और अंत में उनका दुखद पतन। ये एक तरह से इस पूरी डायनास्टी का लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, बारूद से जीता गया साम्राज्य, यानी एक एकदम इम्पॉसिबल सी शुरुआत। देखते हैं कि कैसे सेंट्रल एशिया का एक बेघर राजकुमार इतनी दूर आकर एक नई कहानी लिख देता है। देखिए, बाबर का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। महज 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी मिली, लेकिन अपनों ने ही उसे वहां से निकाल फेंका। दर-दर भटकने वाला वो लड़का 1504 में काबुल जीतता है और फिर 1526 में पानीपत के मैदान में अपनी नई तोपों के साथ एक नया इतिहास रच देता है। और हैरानी की बात देखिए, इसके सिर्फ 4 साल बाद ही उसकी मौत भी हो जाती है। मतलब एक जिंदगी जो पूरी तरह से संघर्ष और लड़ाइयों में ही बीत गई। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक जगह लिखा है, राजपूत मरना जानते हैं लेकिन झुकना नहीं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और राजपूत योद्धाओं की उस अदम्य वीरता ने खुद बाबर की सेना को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये अपने दुश्मनों के जज्बे का एक बहुत ही बेबाक और सच्चा कन्फेशन था। बाबर के बाद सत्ता आई उसके बेटे हुमायूं के हाथ में। हुमायूं एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन साथ ही अफीम का आदी भी। सच कहूं तो इसका शासनकाल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। 1540 में शेर शाह सूरी ने इसे पूरी तरह हरा दिया और साम्राज्य मुगलों के हाथ से निकल गया। हुमायूं को 15 साल तक रेगिस्तानों की खाक छाननी पड़ी। खैर, किस्मत से 1555 में दिल्ली वापस तो मिल गई, लेकिन अगले ही साल अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर उसकी मौत हो गई। मतलब क्या ट्रेजेडी है। यहीं से हमारा दूसरा पड़ाव शुरू होता है, साम्राज्य का सुनहरा वास्तुकार महान अकबर। हुमायूं की मौत के बाद मची अफरा तफरी के बीच से एक 13 साल का लड़का निकलकर सामने आता है, जो आगे चलकर इस पूरे साम्राज्य को उसके पीक तक ले जाने वाला था। लेकिन अकबर की शुरुआत भी कोई आसान नहीं थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई याद है? राजा हेमू की सेना लगभग जीत ही चुकी थी, मुगलों की हार पक्की लग रही थी। तभी अचानक एक भटकता हुआ तीर सीधे हेमू की आंख में आ लगा और बस हार के बुहाने पर खड़े उस युवा अकबर को एक चमत्कारी जीत मिल गई। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे युद्ध के मैदान में सिर्फ 1 सेकंड, जी हां, सिर्फ 1 सेकंड आने वाले सैकड़ों सालों का इतिहास बदल सकता है। सत्ता में आते ही अकबर को एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी, इतने बड़े देश पर सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया, राजपूतों से गहरी दोस्ती और मजबूत गठबंधन किए, फतेहपुर सीकरी जैसी शानदार राजधानी बसाई और नवरत्नों का अपना मशहूर दरबार सजाया। नतीजतन उसका साम्राज्य 25 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया। इसी दौरान अकबर ने एक बिल्कुल ही नया और विजनरी कदम उठाया, दीन ए इलाही या सुलह ए कुल। इसका सीधा सा मतलब था यूनिवर्सल पीस या सर्वधर्म संभाव। ये वो समय था जब अकबर एक आम हमलावर या राजा की छवि से बाहर निकलकर अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के बीच की गहरी खाइयों को पाटने की कोशिश कर रहा था। वो समझ गया था कि असली ताकत जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। और इसी मजबूत नींव पर खड़ी होती है हमारी तीसरी स्टेज, धन और कला का चरमकाल, यानी जहांगीर और शाहजहां का दौर। अकबर ने जब सरहदें सुरक्षित कर दी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए फोकस शिफ्ट हो गया। अब जंग से ज्यादा ध्यान कला, संस्कृति और बेहिसाब दौलत की तरफ था। जहांगीर का दौर प्रकृति और न्याय के इर्द गिर्द घूमता था। उसने तो लोगों के लिए महल के बाहर इंसाफ की जंजीर तक लगवा दी थी, लेकिन इस दौर की सबसे पावरफुल शख्सियत थी मलिका नूरजहां।
उनका दबदबा इतना ज्यादा था कि उन्होंने न सिर्फ राजकाज के बड़े फैसले लिए बल्कि शाही सिक्कों तक पर उनका नाम उकेरा जाने लगा। एक तरह से वही पूरे एम्पायर को चला रही थीं। अब जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 25%। ये शाहजहां के दौर में ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का हिस्सा था। दुनिया भर में बनने वाले सामान का 1/4 हिस्सा अकेले यहां बन रहा था। मुगल साम्राज्य उस वक्त लिटरली दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका था। सोचकर ही हैरानी होती है ना। इस दौलत का स्केल समझना हो तो बस इन दो चीजों को देखिए। एक तरफ है सफेद संगमरमर से बना दुनिया का अजूबा ताजमहल, और दूसरी तरफ था मयूर सिंहासन यानी तख्त-ए-ताउस, ठोस सोने से बना एक ऐसा सिंहासन जिसमें मशहूर कोहिनूर हीरा जड़ा था। आपको जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन उस सिंहासन को बनाने की लागत ताजमहल से भी कई गुना ज्यादा थी। ये उस वक्त के बेहिसाब खजाने का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन जैसा कि इतिहास में हमेशा होता है, ये सुनहरा दौर भी हमेशा के लिए नहीं था। हमारा चौथा पड़ाव है लौह शासन की वापसी, जो औरंगजेब के साथ शुरू होती है। कला और बेहिसाब दौलत का वो शानदार युग अब एक बेहद क्रूर और सख्त राज में बदलने वाला था। सत्ता की जंग बहुत खूनी होती है। अकबर ने जो सहिष्णुता की नींव रखी थी, वो अब पूरी तरह उजड़ने वाली थी। एक तरफ था शाहजहां का पसंदीदा बेटा दारा शिकोह, जो बहुत लिबरल विचारों का था, और दूसरी तरफ था औरंगजेब, सख्त और रूढ़िवादी। औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए अपने ही भाई दारा को बेरहमी से मरवा दिया और अपने पिता शाहजहां को आगरा के उसी किले में कैद कर दिया जहां से वो जिंदगी भर सिर्फ ताजमहल को निहारते रहे। गद्दी पर बैठते ही औरंगजेब ने मुगल दरबार की पूरी संस्कृति ही पलट दी। जो दरबार कभी कला, संगीत और नृत्यों से गूंजता था, वहां इन सब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। उसने समावेशी नीतियों को हटाकर खौफ और एक बेहद कठोर अनुशासन का रास्ता चुना। वो राज करना चाहता था, लेकिन प्यार से नहीं, बल्कि खौफ से। और यही खौफ इस महान साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील बना। हमारा 5वां और आखिरी पड़ाव, अंतिम दुखद पतन। जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई, उसकी वो लोहे की पकड़ ढीली पड़ गई और अंदर से खोखला हो चुका ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। इसके बाद जो हुआ वो एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक के बाद एक कमजोर और नाकाबिल राजा आते गए। फिर 1739 में नादिर शाह का भयानक हमला हुआ, जिसमें वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों लूट ले गया। उधर मराठा लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, और इन सब के बीच से मौका देखकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ कसनी शुरू कर दी। लगभग 300 साल पुराना ये सुपर पावर देखते ही देखते बर्बाद हो गया। हालात इतने बदतर हो गए कि 1857 तक आते आते मुगल साम्राज्य बस लाल किले की दीवारों तक सिमट कर रह गया था। पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत ही बुजुर्ग हो चुके बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता चुना गया, लेकिन यह बगावत नाकाम रही और अंग्रेजों ने आखिरी बादशाह से सब कुछ छीन लिया। उनके बेटों को मार दिया गया और उन्हें देश से निकाल दिया गया। सोचिए, जो राजवंश पानीपत के मैदान में तोपों की गूंज और एक बड़ी जीत के साथ शुरू हुआ था, उसका अंत म्यांमार के रंगून में एक निर्वासित बेबस शायर की अंधेरी कोठरी में हुआ। बहादुर शाह जफर ने वहां लिखा था, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये अल्फाज मुगल साम्राज्य के उस दर्दनाक और खामोश अंत की पूरी कहानी कह देते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेटर के बाद जब हम उन भव्य इमारतों और खून से सने पुराने युद्ध के मैदानों की तरफ देखते हैं, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा होता है। क्या कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवारों के दम पर टिक सकता है, या फिर उसकी असली ताकत हमेशा जनता के विश्वास में छुपी होती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।